रात के गहरे अंधेरे में सुनसान सड़क के बीचों बीच एक एमिली ने शराब के नशे में धुत होकर एक तन्हा पत्रकार औरत के साथ ऐसा जुल्म किया कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। वो मंजर ऐसा था कि इंसानियत भी शर्म से झुक जाए और इंसाफ की आंखें खून के आंसू रोएं। रात का आखिरी पहर था और लाहौर से कुछ फासले पर एक सुनसान देहाती इलाके में अंधेरा अपने चरम पर था। हवा में मिट्टी और खजूर के पत्तों की खुशबू मिलती थी, जबकि दूर कहीं से कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे वो किसी गैर मामूली हरकत की खबर दे रहे हों। उस इलाके की कच्ची सड़क, जो पत्थरों और मिट्टी से बनी थी, दोनों तरफ खजूर और चीकड़ के दरख्तों से घिरी हुई थी। उन दरख्तों की शाखें हवा में झूम रही थी और उनके नीचे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें वक्त की चोट से काली हो चुकी थी और दरवाजे पर जंग ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। रात की खामोशी को कभी कभार गधे की आवाज तोड़ती थी, जो किसी खेत में बंधा हुआ था, या फिर हवा के झोंकों से उठती गर्द की सरगोशी। ये इलाका, जो शहर की हलचल से दूर था, रात के उस वक्त एक डरावना सन्नाटा सुना रहा था। इसी सड़क पर अचानक एक गाड़ी की आवाज गूंजी। एक ब्लैक रंग की लैंड क्रूजर सड़क पर आई और धीरे से रुक गई। उसकी खिड़कियां खुली थी और अंदर से शराब की तेज बदबू फैल रही थी, जो हवा में घुलकर दूर तक जा पहुंची। गाड़ी से एक बुलंद दोबाला आदमी निकला, जिसका नाम था शेर खान। वो एक एम.ए. था, जो अपनी सियासी ताकत, दौलत और रौनक के लिए मशहूर था। उसकी शलवार कमीज पर सोने के तारों का काम था। गर्दन में एक मोटी सोने की जंजीर झिलमिला रही थी और उसके हाथ में एक महंगी घड़ी चमक रही थी। लेकिन उस वक्त उसका चेहरा शराब के सुरखपन से दमक रहा था। उसकी आंखें लड़खड़ा रही थी और उसकी जुबान फिसल रही थी। वह एक पार्टी से वापस आ रहा था, जहां उसने अपने सियासी साथियों के साथ कई घंटे शराब पी, क्वाली सुनी और रक्सो सुरूर में वक्त गुजारा था। उसकी जेब से चंद नोट गिर पड़े, लेकिन उसे उसकी परवाह न थी। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, मैं शेर खान हूं, इस इलाके का शेर, मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो गाड़ी से बाहर निकला और अपने कदमों से लड़खड़ाता हुआ सड़क पर चलने लगा। इसी असना में सड़क के दूसरे कोने पर एक छोटी सी झाव में एक खातून खड़ी थी, जो उसकी हर हरकत पर गहरी निगाह रखे हुए थी। उसका नाम जुबैदा बीबी था, एक 32 साल की समाजी कारकुन और निजी तहकीकाती पत्रकार, जो अपने इलाके में औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाती थी। वो एक सादा शलवार कमीज पहने हुई थी, जिस पर सफेद चंचल का दबका था, और उसके सर पर एक पतला दुपट्टा था जो हवा में हिल रहा था। उसकी आंखों में एक मजबूत अज़्म था और उसकी जेब में एक छोटा सा रिकॉर्डर छुपा हुआ था, जो उसके मंसूबे का हिस्सा था। जुबैदा जानती थी कि शेर खान इस इलाके में कई ख्वातीन को हरासा करने के इल्जामात से बचता चला रहा है और आज रात उसे उसका हिसाब देना होगा। उसने अपने काम के लिए कई महीनों से तैयारी की थी और अब मौका मिल चुका था। शेर खान जैसे ही जुबैदा बीबी के करीब पहुंचा, उसने उसे देखा और अपने कदम रोक दिए। जुबैदा ने फौरन आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका और फुर्तीली आवाज में कहा, ए भाई, ये रात का वक्त यहां क्या कर रहे हो? कौन हो तुम और कहां से आ रहे हो? उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन अंदर से वो अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए तैयार थी। शेर खान ने अपनी सुरख आंखें उठाईं और जुबैदा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका चेहरा शराब के नशे में दमक रहा था और वो हंस पड़ा। ओहो, क्या हसीन लड़की है, तू मुझे रोक रही है? मैं शेर खान हूं, इस इलाके का बादशाह। उसकी आवाज में गुरूर था और उसने अपनी छाती को फैलाया जैसे वो अपनी ताकत दिखाना चाहता हो।
जुबैदा के दिल ने एक लम्हे के लिए धड़कना बंद कर दिया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर हिम्मत बरकरार रखी। उसने सख्त लहजे में जवाब दिया, बादशाह हो या गुलाम, ये सड़क सबके लिए है, लेकिन तुम्हारी ये हालत शर्म की बात है। घर जाओ और अपनी इज्जत बचाओ। उसकी बात सुनकर शेर खान का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक चमक आई। वो जुबैदा के करीब आया और अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ने की कोशिश की। अरे जानेमन, तू मुझे सिखाने आई है? मैं तेरी मदद कर सकता हूं। दौलत, इज्जत, जो चाहे दे दूंगा। उसकी सांस शराब की बदबू से भरी हुई थी और उसका हाथ जुबैदा के कंधों पर रखा गया था, जैसे वो उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। जुबैदा ने फौरन अपने हाथों से उसके हाथ हटा दिए और पीछे हटते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ डालने की? मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूं, नहीं तुम्हारी कोई परस्तार। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसने अपनी जेब में छुपे रिकॉर्डर को चालू कर दिया, जो हर लफ्ज, हर आवाज और हर धमकी को महफूज कर रहा था। शेर खान हंसा और जुबैदा के करीब आकर बोला, गुलाम नहीं, मेरी रानी बन जा। मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा, तेरी इज्जत बढ़ा दूंगा। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले, 500 और 1000 के चंद कागजी नोट, और जुबैदा की तरफ बढ़ाकर कहा, ले, ये तेरा पहला इनाम है, और अगर मेरी बात मान गई तो और भी मिलेगा। जुबैदा ने नोट जमीन पर फेंक दिए और अपने दोनों हाथों से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं पैसों की भूखी नहीं हूं, शरीफी से रहना जानती हूं। घर जाओ, वरना पता चलेगा कि जुबैदा बीबी कौन है। उसकी आवाज में धमकी थी, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि ये लम्हा उसके मंसूबे का अहम हिस्सा है। शेर खान का गुस्सा अब सर पर चढ़ गया। वो जुबैदा के करीब आया और उसके दाएं बाजू को पकड़कर जोर से खींचा। तू मुझे धमकी देती है? मेरी ताकत से कौन बच सकता है? आज तो तेरी इज्जत मुझे ही बचानी पड़ेगी। चलो मेरी हवेली में। उसकी गिरफ्त मजबूत थी और उसकी आंखों में एक वहशीपन था। जुबैदा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शेर खान का हाथ उसके बाजू पर मजबूती से जमा रहा। उसने चीखने की कोशिश की, हाथ हटाओ, मैं तुम्हारी कोई खिलौना नहीं हूं। लेकिन रात का अंधेरा उसकी आवाज को निगल गया। इसी असना में उसने अपनी जेब से एक छोटी सी घंटी निकाली, एक रिवायती पीतल की घंटी जो उसने अपने तहफ्फुज के लिए रखी थी। उसने घंटी बजाई और उसकी धीमी आवाज सड़क पर गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आहट और खजूर के दरख्तों की शाखों की सरसराहट थी। दूर दूर तक कोई न था, न कोई किसान, न कोई देहाती, न कोई मुसाफिर। ये इलाका इतना सुनसान था कि रात के उस वक्त जानवरों की आवाजें तक दब गई थी। शेर खान ने जुबैदा को और जोर से पकड़ा और उसे सड़क के किनारे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। चलो मेरी हवेली में आओ, तेरी किस्मत बदल दूंगा। मेरा एक इशारा और ये पूरा इलाका मेरे पांव तले है। उसकी आवाज में धौंस थी और उसके कदमों की आवाज मिट्टी पर गूंज रही थी। जुबैदा ने अपनी सांस रोक ली और उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो जानती थी कि उसकी जीत सिर्फ अकल से ही मुमकिन है, न कि जोरस बर्दस्ती से। उसने शेर खान को गहरी निगाह से देखा और धीमी आवाज में कहा, अच्छा, अगर तुम इतना बड़ा आदमी हो तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। शायद मेरी किस्मत बदल दो। उसकी आवाज में एक धोखे की मिठास थी जो शेर खान के गुरूर को और बढ़ा रही थी। ये सुनकर शेर खान के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट आ गई। वो समझा कि जुबैदा उसके जाल में आ गई है। उसने अपने हाथ को थोड़ा ढीला किया और कहा, अच्छा तो तैयार हो गई। चलो मेरी हवेली में जाकर देखती हो कि शेर खान की ताकत क्या है। वो जुबैदा को पकड़े हुए हवेली की तरफ चल पड़ा, जहां उसकी प्लानिंग थी कि वो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेगा।
जुबैदा के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी। वो जानती थी कि उसका रिकॉर्डर चल रहा है और अब हर लफ्ज, हर धमकी और हर हरकत उसके खिलाफ एक सबूत बन रही थी। उसने अपने दिमाग को पुरसुकून रखा और शेर खान के साथ चलती रही जहां तक उसका प्लान उसे ले जा रहा था। रात का अंधेरा अब गहरा हो चुका था और चांद कहीं गायब था। खजूर के दरख्तों की शाखें हवा से झूम रही थी, जैसे वो इस ड्रामे की गवाह बन रही हों। जुबैदा के कदम हर कदम पर जमीन को छूते थे, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और उसे अपने अज़्म पर कायम रहना होगा। शेर खान, जो नशे और गुरूर में डूबा हुआ था, उसे हवेली के करीब ले आया, जहां उसकी प्लानिंग थी कि वो अपनी ताकत का मजाहिरा करे। लेकिन जुबैदा के दिमाग में एक और प्लान था, जो अभी तक उसके दिल में छुपा हुआ था। रात का अंधेरा अब मुकम्मल तौर पर छा चुका था और शेर खान जुबैदा बीबी को पकड़े हुए हवेली की तरफ खींचता चला जा रहा था। हवेली के करीब पहुंचते ही शेर खान ने अपना हाथ जुबैदा के बाजू से हटाया और अपनी जेब से एक जंगालू चाबी निकालकर हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ाया। दरवाजे के फूटेपन और जंग से उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था, जैसे ये घर कई दहाइयों से खाली पड़ा हो। उसके गर्द चारों तरफ घास और कांटे उगे हुए थे और हवा में एक नमी की बू थी, जो इस जगह की बेहिसी को और बढ़ा रही थी। शेर खान ने चाबी को धकेल कर लॉक में घुमाया और खड़क की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर से एक दमदारपन और नमी की बू निकलती हुई महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी चीज हवा से मिलकर अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। जुबैदा ने अपने कदम उठाए, लेकिन उसके दिल में एक खौफ था जो उसे पीछे हटने का इशारा दे रहा था। शेर खान ने उसे अंदर खींचा और कहा, अंदर आओ मेरी रानी, यहां तेरी किस्मत बदलेगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा जोश था, जैसे वो अपनी फतह को यकीनी समझ रहा हो। जुबैदा ने अपने आप को पुरसुकून रखा और अंदर कदम रखा, जहां अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा उतना ही वीरान था जितना उसका बाहर। दीवारों पर फूटी फूटी तस्वीरें लटक रही थी, जिनमें से कुछ के रंग मांड पड़ चुके थे और कुछ जमीन पर बिखरे हुए थे। फर्श पर मिट्टी की एक मोटी तह थी, जिस पर कदम रखते ही गर्द उठती थी। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी, जिसकी टांगे टूटी हुई थी, और दूसरे कोने में एक स्याह रंग का पर्दा लटका हुआ था जो हवा से हिल रहा था। शेर खान ने जुबैदा को कमरे के वस्त में खड़ा किया और दरवाजे की तरफ जाकर उसे बंद कर दिया। लकड़ी की खड़क के साथ वो वापस मुड़ा और जुबैदा की तरफ देखते हुए कहा, अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, न कोई देहाती, न कोई पुलिस। ये मेरा महल है और तुम मेरी मेहमान हो। जुबैदा ने अपनी सांस रोक ली और अपने दिमाग को कंट्रोल किया। उसने अपनी जेब में छुपे रिकॉर्डर को चेक किया, जो अब भी चल रहा था और हर लफ्ज को महफूज कर रहा था। उसने शेर खान को गहरी निगाह से देखा और धीमी आवाज में कहा, अच्छा, अगर तुम इतनी बड़ी ताकत रखते हो तो मुझे दिखाओ कि क्या कर सकते हो। शायद मेरा दिल बदल जाए। उसकी बात सुनकर शेर खान के चेहरे पर एक फतहाना मुस्कुराहट फैल गई। वो समझा कि जुबैदा उसके दबाव में आ गई है। उसने अपनी जेब से एक महंगी सिगरेट निकाली, उसे जलाया और धुआं छोड़ते हुए कहा, तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें लाखों दे दूंगा। मेरा एक फोन और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। घर, गाड़ी, इज्जत सब मेरी दी होगी। वो जुबैदा के करीब आया और उसके चेहरे के करीब अपना हाथ बढ़ाया। देखो मेरा चेहरा, मेरी ताकत। मैंने कितने गांव वालों को अपने पांव तले रखा है और कितनों को नौकरियां दी
कितनों को भगाया, तुम भी मेरी फरिस्त में शामिल हो जाओ। उसकी बातों में गुरूर था और उसकी सिगरेट का धुआं जुबैदा के चेहरे पर फैल रहा था। जुबैदा ने अपना चेहरा हटाया और धीमी आवाज में कहा, अच्छा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। अगर तुम इतना बड़ा आदमी हो तो मुझे कुछ और दिखाओ। उसकी बात ने शेर खान को और बढ़ावा दिया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाई, कुछ गांव वालों के साथ, कुछ अपनी लग्जरी गाड़ियों के साथ और कुछ ओहदों पर बैठे हुए। देखो, ये मेरी ताकत है और तुम भी इसमें शरीक हो सकती हो। जुबैदा ने उन तस्वीरों को देखा और अंदर से मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब सबूत बन रहे हैं। उसने शेर खान को और करीब बुलाया और कहा, अच्छा, अगर मैं मान जाती हूं तो मुझे क्या मिलेगा? शेर खान ने अपनी आंखें चमकाई और कहा, तुम्हारा ख्वाब पूरा करूंगा। पाकिस्तान में कोई इज्जत चाहे, दौलत चाहे या कोई ओहदा, सब मेरा एक इशारा है। वो जुबैदा के करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब चलो, मेरा कमरा देखो जहां रानियों का इस्तिकबाल होता है। उसने जुबैदा को कमरे के एक कोने में ले जाकर एक पुराना बिस्तर दिखाया जिस पर धूल की तह थी, लेकिन उसने उसे फख्र से पेश किया। जुबैदा ने अपना दिल मजबूत रखा और कहा, अच्छा, लेकिन पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम वाकई ये सब कर सकते हो। शेर खान ने हंसते हुए कहा, यकीन? मेरा एक फोन और कल तक तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उसने अपना मोबाइल उठाया और अपने एक साथी हाजी गुलाम रसूल को फोन लगाया। हाजी, कल सुबह तक इस लड़की के लिए एक घर और कुछ लाख रुपए तैयार कर दो। ये मेरी नई रानी है। उसकी बात सुनकर जुबैदा के दिल ने एक लम्हे के लिए धड़कना बंद कर दिया, लेकिन उसने अपना चेहरा पुरसुकून रखा। हाजी ने फोन पर हाँ में हाँ मिलाई और शेर खान ने फोन बंद कर दिया। वो जुबैदा के करीब आया और उसके चेहरे को हाथ से छुआ। अब मान गई? जुबैदा ने अपना सर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरा दिल डरता है। शेर खान ने हंसते हुए कहा, डर मत, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। उसने जुबैदा को बिस्तर के करीब बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। जुबैदा ने अपनी जेब में हाथ डाला और रिकॉर्डर को चेक किया, जो अब भी चल रहा था। उसने अपना प्लान दिमाग में दोबारा तरतीब दिया। उसे अभी और सबूत चाहिए थे और उसके लिए उसे शेर खान को और बोलने पर मजबूर करना था। शेर खान ने अपनी सिगरेट फेंक दी और जुबैदा के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो, मैंने कितने गांव वालों को अपने पांव तले रखा है। एक लड़की ने मेरी बात न मानी तो उसका घर तबाह कर दिया। एक और ने मान ली तो आज वो लग्जरी में रहती है। तुम भी वही रास्ता अपना लो। उसकी बातों में एक धमकी और लालच का इम्तिजाज था। जुबैदा ने अपना दिल मजबूत रखा और कहा, अच्छा, लेकिन मुझे उन कहानियों के बारे में मजीद बताओ, शायद मेरा दिल बदल जाए। शेर खान ने अपनी आंखें चमकाई और कहा, अच्छा, सुनो, एक दफा एक लड़की ने मेरी बात न मानी तो मैंने उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। दूसरी ने मान ली तो आज वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। वो जुबैदा के करीब और आ गया और उसके चेहरे को हाथ से पकड़ने की कोशिश की। जुबैदा ने अपना चेहरा हटाया और कहा, रुकने दो, मुझे कुछ वक्त चाहिए। शेर खान ने हंसते हुए कहा, वक्त? अब तो तुम मेरी हो, रानी। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे बिस्तर की तरफ धक्का देने की कोशिश की। जुबैदा ने अपना दिल मजबूत रखा और सोचा, अभी वक्त नहीं आया, मुझे मजीद सबूत चाहिए। उसने शेर खान को मुस्कुरा कर देखा और कहा, अच्छा, लेकिन मुझे प्यास लग रही है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? शेर खान ने हंसते हुए कहा, पानी? मेरी रानी के लिए पानी? ठीक है, मैं ले आता हूं। वो कमरे से बाहर गया और जुबैदा ने फौरन अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला
और उसकी रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें शेर खान की तमाम धमकियां और इकरार महफूज थे। उसने रिकॉर्डर दोबारा चालू किया और सोचा, अभी कुछ और चाहिए, उसे और बोलना होगा। शेर खान वापस आया, हाथ में एक गंदी बोतल लेकर, और कहा, ले मेरी रानी के लिए पानी। जुबैदा ने बोतल ली, लेकिन उसे हाथ न लगाया। उसने कहा, यह गंदी है, कुछ साफ पानी ला दो। शेर खान ने गुस्से से कहा, साफ पानी? ये हवेली में कहां से आएगा? लेकिन जुबैदा ने दबाव डाला, अगर रानी हूं तो मेरी बात मानो। शेर खान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बाहर जाकर देखता हूं। वो दोबारा कमरे से निकला और जुबैदा ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कैमरा पिन निकाला जो उसने छुपा रखा था, और कमरे के कोने में उसे चिपका दिया, जहां से पूरा मंजर रिकॉर्ड हो सकता था। वो वापस बिस्तर पर बैठ गई, और जब शेर खान वापस आया, हाथ में एक और गंदी बोतल लेकर, तो उसने कहा, यह भी गंदी है, लेकिन चलो अब मानती हूं। शेर खान ने खुशी से हाथ मिलाया और कहा, अच्छा तो अब तैयार हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो। उसकी बात सुनकर शेर खान का गुरूर और बढ़ गया। वो जुबैदा के करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा तो अब तैयार हो गई? मेरा एक इशारा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। जुबैदा ने अपना दिल मजबूत रखा और कहा, हां, लेकिन मुझे थोड़ी देर चाहिए, मेरा दिल अब भी डरता है। शेर खान ने हंसते हुए कहा, डर मत, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। उसने जुबैदा को बिस्तर के करीब धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे जुबैदा ने अपना प्लान चलाया। उसने अचानक अपना हाथ पीछे हटाया और कहा, रुकने दो, मुझे बाहर हवा लेने दो, ये कमरा घुटन लग रहा है। शेर खान ने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया और हंसते हुए कहा, हवा? बाहर अंधेरा है, रानी अंदर ही रहो। लेकिन जुबैदा ने इसरार किया, नहीं, मुझे बाहर जाना है, वरना मेरा दिल न मानेगा। शेर खान ने गुस्से से अपनी मूंछों को छुआ और कहा, ठीक है, लेकिन मेरा साथ छोड़ना मत। वो जुबैदा को पकड़े हुए कमरे से बाहर हवेली के सहन में ले आया, और चारों तरफ दीवारों पर फूटी खिड़कियां थी जिनसे हवा के झोंके आते थे। जुबैदा ने अपनी सांस ली और अपने चारों तरफ देखा। उसकी निगाह खजूर के दरख्तों पर पड़ी जो हवेली के बाहर खड़े थे, और उसने सोचा कि शायद यही उसका फरार का रास्ता हो। उसने शेर खान से कहा, मुझे घर जाने दो। शेर खान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तो तुम मेरी हो, कहाँ जाओगी? जुबैदा ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, नहीं, मुझे जाना है। उसने अचानक दौड़ना शुरू कर दिया, खजूर के दरख्तों की तरफ। शेर खान ने चीख कर कहा, रुको या मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसका नशा उसे सुस्त कर रहा था। जुबैदा ने कच्चे रास्ते पर कदम रखे जहां मिट्टी फिसलन भरी थी, और उसने अपनी चप्पलों को फेंक दिया ताकि तेजी से भाग सके। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी, और उसके दिल में एक उम्मीद जाग रही थी कि शायद वो बच निकले। शेर खान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और हाजी गुलाम रसूल को फोन लगाया। हाजी, फौरन गार्ड्स को यहां भेजो, एक लड़की फरार हो रही है। उसकी आवाज में गुस्सा था, और वो जुबैदा के पीछे दौड़ता रहा। कुछ लम्हों के बाद दूर से एक गाड़ी की रोशनी नजर आई, और दो गार्ड्स, दोनों लंबे कद, स्याह कपड़ों में, हवेली की तरफ बढ़े। जुबैदा ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन कच्चे रास्ते पर उसका पांव फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी घुटनों से खून निकल आया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसी असना में गार्ड्स उसके करीब पहुंच गए। एक गार्ड ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो, शेर साहब का हुक्म है। जुबैदा ने मजामत की, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं।
लेकिन दूसरा गार्ड उसके दूसरे हाथ को पकड़कर उसे हवेली की तरफ खींचने लगा। शेर खान आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंचा, हंसते हुए कहा, भागने की कोशिश? मेरी ताकत से कोई नहीं बच सकता। गार्ड्स उसे हवेली के सहन में वापस ले आए, जहां शेर खान खड़ा हंसता रहा। देखो मेरी रानी, भागने से क्या फायदा, अब तो तुम मेरी हो। उसने अपनी बोतल से एक और घूंट लिया और जुबैदा के करीब आया। जुबैदा ने अपना सर बुलंद किया और कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरा वक्त अभी बाकी है। शेर खान ने हंसते हुए कहा, वक्त? अब तो तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। गार्ड्स ने उसे पकड़े रखा और जुबैदा ने अपना दिमाग चलाया कि इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता तलाश करे। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी छुरी निकाली जो उसने तहफ्फुज के लिए रखी थी और गार्ड के हाथ को छोटा सा जख्मी कर दिया। गार्ड ने चीख मारी और उसका हाथ छूट गया। जुबैदा ने फौरन दौड़ना शुरू कर दिया कच्चे रास्ते की तरफ, जहां उसकी उम्मीद थी कि शायद कोई मदद मिल जाए। शेर खान ने गार्ड्स को हुक्म दिया, उसे पकड़ो वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। गार्ड्स उसके पीछे दौड़े, लेकिन जुबैदा की हिम्मत अब भी कायम थी। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी अब उसके फैसले पर मुनहसर है और उसे अपने प्लान को कामयाब करना था। रात का अंधेरा अब अपने सबसे गहरे रंग में डूब चुका था और हवेली के कच्चे रास्ते पर जुबैदा बीबी की दौड़ती हुई छायाएं मिट्टी के बादल उठा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हर कदम उसके जिस्म में दर्द भर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी अभी भी जिंदा थी। गार्ड्स उसके पीछे दौड़ रहे थे, उनके भारी जूतों की आवाज मिट्टी पर गूंज रही थी, जबकि शेर खान की चीख अब भी कानों में गूंज रही थी, उसे पकड़ो कोई कीमत पर, उसे पकड़ो या मैं तुम सबको सड़क पर डाल दूंगा। उसकी आवाज में धौंस थी जो रात की खामोशी को तोड़ रही थी। जुबैदा ने अपना मौका देखा। जब गार्ड्स उसकी बाई तरफ मुड़े, उसने दाई तरफ का रास्ता लिया और कच्चे रास्ते से नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसके पांव अब बरहना थे और मिट्टी उसके जख्मों पर लग रही थी, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो एक छोटे से घाट पर पहुंची जहां कुछ खेतों की हदें शुरू होती थी। उसने अपनी सांस रोकी और एक खेत के बीच में छुप गई जहां गेहूं की फसल उसे छुपा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी जेब से वायरलेस सेट निकाला जो उसने छुपा रखा था और पुलिस कंट्रोल रूम को पैगाम भेजा, ये है जुबैदा बीबी, मैं एक संगीन जुर्म की गवाह हूं। फौरी तौर पर हवेली के करीब फोर्स भेजो। कोऑर्डिनेट्स 32.3456N 74.1234E। कंट्रोल रूम से फौरी जवाब आया, जुबैदा बीबी, हमारी टीम रवाना हो रही है, 15 मिनट में पहुंचेंगी, मुत्तहद रहो। जुबैदा ने सांस ली और सोचा, अभी 15 मिनट, मुझे इतना वक्त देना होगा। इसी असना में गार्ड्स की टॉर्च की रोशनी उसके करीब आई। एक गार्ड ने चीख कर कहा, वो खेतों में है, जल्दी करो। जुबैदा ने अपनी छुरी को तैयार रखा और सोचा, अगर उन्होंने हमला किया तो मैं अपनी हिफाजत करूंगी। लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स उस तक पहुंचते, एक धूप की किरण ने आसमान को छुआ। सुबह की पहली रोशनी अब उभर रही थी। शेर खान हवेली के सहन में वापस आया और गार्ड्स को देखकर गुस्से से चीखा, अभी तक नहीं पकड़ी? तुम सब नालायक हो। उसने अपनी राइफल उठाई जो उसने गाड़ी में छोड़ी थी और खुद खेतों की तरफ बढ़ा। शेर खान खेतों में दाखिल हुआ। उसने अपनी राइफल उठाई और जुबैदा की तरफ निशाना लिया। अब तो तेरी खत्म, उसने चीख कर कहा। जुबैदा ने अपना जिस्म गिरा दिया और गोली गेहूं की फसल को चीरती हुई गुजरी। उसी लम्हे दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस की गाड़ियां हवेली के करीब पहुंच रही थी और उनकी नीली रोशनियां अंधेरे को तोड़ रही थी।
शेर खान ने अपनी राइफल नीचे की और गार्ड्स को देखा। ये क्या हुआ? उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। पुलिस की टीम, जो जुबैदा के पैगाम पर फौरी हरकत में आई थी, हवेली के करीब पहुंची। उनके सरबराह, एक बुलंद कद इंस्पेक्टर ने अपनी राइफल उठाई और कहा, हाथ उठाओ शेर खान। गार्ड्स ने हथियार फेंक दिए, लेकिन शेर खान ने मजामत की कोशिश की। जुबैदा खेतों से बाहर निकल आई। उसका जिस्म मिट्टी और खून से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। इंस्पेक्टर ने उसे देखा और कहा, जुबैदा बीबी, आप ठीक हो? जुबैदा ने सर हिलाया और कहा, हां, लेकिन मुझे हवेली में मेरा कैमरा चाहिए। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को हुक्म दिया, हवेली चेक करो, कोई अहम सबूत तलाश करो। पुलिस ने हवेली में दाखिल लिया और कुछ ही लम्हों में उन्होंने कैमरा पिन मिला लिया, जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। जुबैदा ने कैमरा लिया और इंस्पेक्टर को कहा, यह सबूत है, शेर खान के तमाम जुर्म यहां महफूज है। इंस्पेक्टर ने कैमरा चेक किया और कहा, अच्छा काम किया जुबैदा बीबी, अब इसे गिरफ्तार करेंगे। शेर खान ने चीख कर कहा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ियां लगाई और कहा, कानून सबके लिए बराबर है। जुबैदा ने अपनी सांस ली और सोचा, अब मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। पुलिस ने शेर खान और गार्ड्स को गाड़ी में बिठाया और जुबैदा इंस्पेक्टर के साथ हवेली से बाहर निकल आई। सुबह की पहली किरण अब आसमान पर चमक रही थी और जुबैदा के दिल में एक सुकून था, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जानती थी कि अदालत में उसे और मेहनत करनी होगी। जुबैदा इंस्पेक्टर की गाड़ी में बैठी, जहां उसे पहला तिब्बी इमदाद दी गई। एक कांस्टेबल ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया, जबकि दूसरा उसके हाथ से रिकॉर्डर और कैमरा लेकर महफूज किया। वे थाने पहुंचे, जहां जुबैदा को एक छोटे से कमरे में बैठाया गया। कमरे में एक पुरानी मेज, 2 कुर्सियां और दीवार पर पीला रंग छीला हुआ था। इंस्पेक्टर ने उसके सामने बैठकर कहा, जुबैदा बीबी, आपने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। अब हमें आपके सबूतों की जरूरत है। जुबैदा ने रिकॉर्डर और कैमरा इंस्पेक्टर को दिया और कहा, यह सब सबूत है। शेर खान की धमकियां, उसके इकरार और हवेली में होने वाली हर हरकत यहां महफूज है। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डर चालू किया और शेर खान की आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने किसान को जेल भेज दिया, लड़की के घर को आग लगा दी। जो मेरी बात मानता है वो बादशाह बन जाता है। इंस्पेक्टर ने कैमरा चेक किया, जहां हवेली के अंदर की वीडियो साफ दिखाई दे रही थी, जहां शेर खान जुबैदा को धमकियां देता नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, यह काफी है, हम उसे अदालत में पेश करेंगे। जुबैदा ने सांस ली और कहा, लेकिन मुझे खुद पेश होना है। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर सच बोलना चाहती हूं। इंस्पेक्टर ने सर हिलाया और कहा, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। कल सुबह अदालत में केस शुरू होगा। जुबैदा को थाने में एक छोटे से कमरे में आराम के लिए रखा गया, जहां उसे चाय और रोटी दी गई। उसकी आंखें थकान से भरी थी, लेकिन उसका दिल चैन से था। उसने सोचा, अब मेरी लड़ाई खत्म होने वाली है। अगली सुबह अदालत का दरवाजा खुला और लोगों की बड़ी तादाद वहां जमा थी। देहातियों, किसानों और ख्वातीन की एक बड़ी तादाद इस केस को देखने आई थी, क्योंकि शेर खान का नाम उनके लिए एक खौफ था। जुबैदा बीबी को गवाही के लिए बुलाया गया। वो अदालत में दाखिल हुई। उसके जिस्म पर अभी भी मिट्टी के धब्बे थे, लेकिन उसका सर फख्र से बुलंद था। जज, एक बुजुर्ग और संजीदा शख्सियत, ने उसे देखा और कहा, जुबैदा बीबी, अपनी कहानी सुनाइए। जुबैदा ने अपना बयान शुरू किया। मोहतरम जज साहब, मैंने शेर खान के खिलाफ सबूत जमा किए, क्योंकि वो औरतों को हरासा करता था, किसानों को धमकाता था और ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। उसने रिकॉर्डर और कैमरा पेश किया और जज ने उन्हें सुनने और देखने का हुक्म दिया।
शेर खान के इकरार और धमकियां अदालत में गूंज उठीं, जहां उसकी वीडियो में वो जुबैदा को धमकियां देता और उसे जबरदस्ती पकड़ता नजर आया। देहातियों की आंखों में गुस्सा और उम्मीद दोनों थे। शेर खान ने अपना दिफा किया, ये झूठ है, ये लड़की मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन जज ने उसकी बात को मुस्तरद कर दिया। सबूत वाज़ेह है, शेर खान, आपके जुर्म साबित हो चुके हैं। अदालत में बहस चली और कई गवाहियों ने जुबैदा के बयान की तायद की। एक किसान ने कहा, शेर खान ने मेरी जमीन छीन ली थी और जब मैंने एहतिजाज किया तो मुझे जेल में डाल दिया। एक खातून ने रोते हुए कहा, उसने मेरी बेटी को हरासा किया, लेकिन हम डरे हुए थे। जुबैदा ने खड़े होकर कहा, मैंने ये खतरा इसलिए मोल लिया कि कोई और उसके हाथों मुतासिर न हो। जज ने फैसला सुनाया, शेर खान, आपको औरतों के साथ बदसलूकी, धमकियों और जमीन छीनने के इल्जामात में सजा होती है। आपको 20 साल कैद और जुर्माना अदा करना होगा। शेर खान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने चीख कर कहा, यह जुल्म है। लेकिन पुलिस ने उसे अदालत से बाहर ले गया। देहातियों ने दाद दी और जुबैदा को खिराजेत हसीन पेश किया। उन्होंने उसे फूलों के हार पहनाए और कहा, तुम हमारी बहन हो, तुमने हमें नई जिंदगी दी। जुबैदा ने मुस्कुराया और कहा, यह मेरी जीत नहीं, ये इंसाफ की जीत है। उसका दिल चैन से भर गया, लेकिन उसने सोचा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ दिन बाद उस इलाके में एक बड़ी तकरीब हुई, जहां जुबैदा को समाजी कारकुन के तौर पर एजाज दिया गया। देहातियों ने उसके नाम पर एक छोटा सा स्कूल बनाने का फैसला किया, जहां लड़कियों को तालीम दी जाएगी। जुबैदा ने खिताब करते हुए कहा, ताकत का गुरूर कभी नहीं जीतता, सच और हिम्मत हमेशा जीतती है। उसकी आवाज में एक नई तवानाई थी और लोगों की आंखों में उम्मीद की किरणें चमक रही थी। रात को जब वो अपने घर वापस आई, उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, ये मेरी लड़ाई थी, लेकिन ये सबकी जीत है।